स्टूडेंट, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण। और व्याकरण में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समास। ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, आप इसको 6th-7th में भी पढ़ चुके हैं। और एक बार फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत लंबा समय है तो आप भूल गए हों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास होता क्या है। तो एक्चुअली समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। समास का अर्थ होता है, यदि उसको हम शॉर्ट में बोलें तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक मतलब जिसकी कोई मीनिंगफुल हो, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, ये दो शब्द हैं, राजा का महल। अब इससे एक नया शब्द बना, सार्थक शब्द राजमहल, तो ये समास कहलाया। भाई और बहन, अब हम भाई और बहन ना बोल के भाई बहन बोले, ये समास हुआ। चार राहों का समूह, चौराहा, तो ये समास हुआ। तो इसे समास कहते हैं। और समास भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि समास को यदि विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो इस तरीके से आपको तोड़ के भी बताना है तथा ये भी बताना है कि ये कौन सा, कितने प्रकार के समास होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम शब्द प्रधान, मेन और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, यथाशक्ति। तो यहाँ पर यथा मतलब होता है, यथा है अव्यय। अब इसको यदि विग्रह करें, हम तोड़े, तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथा मतलब जितनी शक्ति उसके अनुसार, प्रति वर्ष, हर वर्ष। अब यहाँ पर अव्यय क्या है? प्रति। निडर, नी क्या है? यहाँ अव्यय है, बिना डर के। भर पेट, पेट भर के। अब यहाँ पर पहला शब्द है भर, ये अव्यय है। बेखटके, बिना खटके, तो बे क्या है? यहाँ अव्यय। निसंदेह, बिना संदेह के, यहाँ नी क्या है? अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास में और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रातों रात, रात ही रात में। गली गली, प्रत्येक गली। साफ साफ, बिल्कुल साफ, तो ये है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला शब्द प्रधान हो। अभी हमने अव्ययी भाव में क्या देखे थे? पहला शब्द प्रधान होता था। इसमें क्या होता है? दूसरा शब्द प्रधान होता है। और तथा समास करने पर दोनों शब्दों के बीच कर्ता और संबोधन कारकों की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी और विद्यालय, ये दोनों समस्त पद हैं। क्रमशः इनके विग्रह बैल की गाड़ी और विद्या के लिए आलय, तो ये तत्पुरुष समास होता है। इसके और उदाहरण देखिए आप। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। शयन कक्ष, सोने के लिए कक्ष। जन्मांध, जन्म से अंधा। गंगा जल, गंगा का जल। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है? जो बीच का जोड़ने वाला शब्द है वो गायब रहता है, नहीं रहता है। फिर से इसकी आप परिभाषा एक बार सुनेंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला प्रधान हो, और दोनों के बीच कर्ता और संबोधन कारकों की विभक्तियों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। मतलब बैल की गाड़ी, विद्या का घर, तो बीच का जो जोड़ने वाला शब्द है वो नहीं रहता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा होता है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये बहुत कठिन शब्दों में आपको समझाया गया है बुक में। इसको मैं आसान भाषा में यदि समझाऊं तो इसे हम ऐसा कहेंगे कि समास में
पहला जो शब्द होता है वो मेन होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण आपको मालूम है कि किसी चीज़ का विशेषता बतलाता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई विशेषता बतला रहा है किसी चीज़ की, या जो पहला शब्द है उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है, तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। हम इतनी भारी लैंग्वेज का जो बुक में यूज़ किया है उसको ना करके यदि हम आसान शब्दों में बोलें तो जब किसी वस्तु की विशेषता बतलाते हुए शब्द होगा तो उसे हमें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, नील कमल। कमल कैसा है, नीला कलर का है, तो जो मेन शब्द है वो नीला है, तो वही विशेषण है, तो नीला कमल। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा की तरह, तो ये यहाँ पर विशेषण क्या है, चंद्र। उसका मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा की जैसे की गई। पीताम्बर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, और वस्त्र का कलर कैसा है, रंग कैसा है, पीला है, तो यहाँ विशेषता, पहला शब्द क्या है, प्रधान है, विशेषता बतला रहा है। कमल नयन, कमल नयन उसके कैसे हैं, कमल की तरह है, तो ये विशेषण हो गया। अब आपको समास जो है ये वाला कर्मधाराएं जो हमने उदाहरण दिए उससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द जो होता है उसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो ये कर्मधारय समास होता है। उसके बाद आता है द्विगु समास, जिस समास में पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है और बाद में उस दूसरे पद समूह का बोध कराए, मतलब ग्रुप बताता है, तो उससे हमें द्विगु समास कहते हैं। या आसान शब्दों में मैं इसे बताऊं तो जहाँ नंबर रहेगा, जहाँ संख्या की बात होगी तो वो द्विगु समास होगा। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, चौमासा 4 मास का समूह, 9 रत्न 9 रत्न का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, और नवरात्रि 9 रात्रि का समूह। तो ये जहाँ भी संख्या होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। अब द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आगे और पीछे दोनों मेन होते हैं, लेकिन बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, तो सुख भी मेन है, दुख भी मेन है, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला जो और शब्द है वो नहीं रहता है। दिन रात, माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, तो ये जहाँ जोड़ी वाले शब्द, इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जोड़ी वाले शब्द रहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और आखिरी है बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि या तो पहला या दूसरा या दोनों प्रधान होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों प्रधान नहीं होते, तीसरा कोई जो शब्द होता है वो प्रधान होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों, जब हम एक दो चीज़ बोलते हैं उससे तीसरे का कोई अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अब लंबोदर बोलने से हमें तीसरा शब्द क्या मिल गया, गणेश भगवान। किसका लंबा उदर रहता है, गणेश जी का। जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह हमारा राष्ट्रध्वज, ये 3 रंग बोलने से एक नया शब्द मिला हमें, राष्ट्रध्वज। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है, पाणी मतलब हाथ में वीणा है, तो कौन है ये, सरस्वती जी। दशानन, दशानन किसके हैं, ये रावण का हो गया। तो ये 2 शब्द जो दोनों प्रधान नहीं हैं, तीसरा शब्द प्रधान हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, किसका नीलकंठ किसे कहते हैं हम, शंकर जी को, अर्थात जिसका कंठ नीला है, तो दोनों प्रधान नहीं है, कौन तीसरा है प्रधान, शिव भगवान। दीर्घ बाहु, जिसकी बाहु मतलब भुजाएं लंबी हैं, भगवान विष्णु। तो ये आपका समास कंप्लीट हो गया। और इसमें एक चीज़ और दी है, कर्मधाराएं और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो इसमें विशेषण हमने बताया था कर्मधाराएं में, और बहुब्रीहि में तीसरा पद होता है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है, कर्मधाराएं में समस्त पद का एक दूसरे से विशेषण होता है, और महावीर जैसे महान वीर, और बहुब्रीहि समास में विशेषण नहीं होता है, किसी तीसरा ही अर्थ होता है। जैसे महावीर, महान है वीर जो हनुमान जी। तो ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो काफ़ी है आपके लिए। और ये हमारा समास कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें करेंगे, और इसको आप अच्छे से 1-2 बार सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।